हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 9th में वाष्पीकरण क्या है तथा इसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में दो चीज़ें हैं, एक है वाष्पीकरण की परिभाषा, दूसरी है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। वाष्पीकरण का डेफिनेशन या परिभाषा हम कुछ इस तरह से दे सकते हैं कि किसी द्रव्य के वाष्प या भाप में बदलने की प्रक्रिया या प्रक्रम को वाष्पीकरण कहा जाता है। ठीक, जैसे आप द्रवित अवस्था का एक पदार्थ के रूप में जल को ले सकते हो। तो जल चूंकि द्रवित अवस्था का पदार्थ है, तो द्रवित अवस्था के उस पदार्थ को जब हम गर्म करेंगे तो गर्म किए जाने पर कुछ समय के पश्चात वह भाप में तब्दील होने लगेगा, बदलने लगेगा। तो जल के भाप में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? वाष्पीकरण कहा जाएगा। इसी प्रकार से अन्य पदार्थों को भी ले सकते हो जो कि तरल या द्रवित अवस्था का है, तो उसे जब हम गर्म करते हैं तो उस स्थिति में कुछ समय के पश्चात उसमें क्या देखोगे? भाप उठने लगती है। तो भाप या वाष्प में बदलने के उस प्रक्रम का ही नाम क्या है? वाष्पीकरण है। ठीक है, देखिए यहाँ पर वाष्पीकरण की परिभाषा हमने लिखी है, किसी द्रव्य के वाष्प या भाप में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। ठीक है, समझ गए? तो ये वाष्पीकरण की परिभाषा हो गई। अब हम लोग इसके अगले भाग के उत्तर के विषय में जानेंगे, इसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी वे कौन कौन सी भौतिकीय परिस्थिति है जिसके कारण वाष्पीकरण की दर जो होती है प्रभावित होती है, यानी वाष्पीकरण की दर पहले से बढ़ सकती है कि पहले से घट सकती है। तो क्या रखोगे? वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों में से 4 महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित हैं या फिर यहाँ पर दिया हुआ है। ये 4 कारक कौन कौन से हैं? तो पहला हो गया सतही क्षेत्रफल, दूसरा हो गया तापमान, तीसरा हो गया आर्द्रता और चौथा हो गया वायु की गति। अब हम लोग इस बात को समझेंगे कि आखिरकार सतही क्षेत्रफल का वाष्पीकरण पर क्या असर पड़ता है। तो हमें जानना चाहिए सतही क्षेत्रफल कहने का मतलब है सरफेस एरिया, यानी कोई तरल या द्रव्य जिस पात्र या बर्तन पे रखा जाता है तो उस पात्र का कितना बड़ा सतह उस द्रव्य या फिर तरल पदार्थ के संपर्क में है, उस सतही क्षेत्रफल पर वाष्पीकरण की दर जो होती है निर्भर करती है। जैसे उदाहरण के लिए हम जल को ही ले लेंगे जो कि तरल अवस्था का या द्रवित अवस्था का एक उदाहरण है। तो जल को अगर हम लोग क्या कर लेंगे कि एक कटोरा में लेकर गर्म करेंगे, तो देखोगे एक कटोरा में रखकर उसे गर्म करें और उसे एक छिलका डिश में लेकर गर्म करें। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो जब देखोगे कटोरा में लेकर जल को जब नीचे से गर्म किया जाएगा तो उस स्थिति में क्या देखोगे? इसे जब गर्म किया जाएगा तो देखोगे इसमें वाष्पीकरण की जो दर होगी वो कम होगी, यानी इसमें भाप तो उठेगा लेकिन धीरे धीरे उठेगा। लेकिन यदि आप एक छिलके डिश में लेकर इस जल को क्या करते हो? गर्म करते हो, तो छिलके डिश में लेकर जब इसे गर्म करोगे ना तो नीचे से गर्म किए जाने पर क्या देखोगे कि उसमें वाष्पीकरण की जो दर होती है वह अपेक्षाकृत रूप से अधिक हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग जानेंगे कि जब किसी पात्र का सतह क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो उसमें वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है, और जब किसी बर्तन का सतही क्षेत्रफल कम हो जाता है तो उसमें वाष्पीकरण की दर भी कम हो जाती है। तो यही कारण है कि जब हम लोग गर्मा गर्म चाय पीते हैं तो उस स्थिति में यदि वो कप में रखा होता है तो वो चाय अधिक देर तक गर्म रहती है, लेकिन यदि उसी गर्म चाय को एक छिलके डिश में हम ले लें तो छिलके डिश में लेकर उसी गर्म चाय को रखेंगे तो वह कप में रखे हुए चाय की अपेक्षा बहुत जल्दी ही क्या हो जाती है? ठंड हो जाती है, यानी वो बहुत जल्दी ही वाष्पित होकर ठंड हो जाती है। तो इसलिए जब हम लोग गर्म चीज़ों को जल्दी से खाना चाहें तो उसे क्या करते हैं? किसी एक छिलके प्लेट में लेकर ही उसे हम लोग रखते हैं ताकि वो जल्दी से ठंडा हो सके और हम लोग आसान से उसको खा सके, पी सके। ठीक है, तो समझ गए कि सतही क्षेत्रफल के बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर जो होती है बढ़ जाती है और सतही क्षेत्रफल में कमी आने पर वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। एक दूसरा उदाहरण भी ले सकते हो कि हम जब कोई एक गीला कपड़ा होता है उसे सुखाना चाहते हैं तो धूप में क्या करते हैं? उस गीला कपड़ा को अच्छी तरह से निचोड़ने के बाद धूप में उसे फैला देते हैं, पसार देते हैं। तो फैलाने पर क्या होता है कि वो भींगा हुआ कपड़ा का सतही क्षेत्रफल पहले की अपेक्षा बढ़ जाता है, वो बहुत जल्दी ही वाष्पीकृत होता है, यानी उसमें मौजूद जल के कण जो होते हैं बहुत जल्दी ही वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में चल जाते हैं और वह संबंधित भींगा कपड़ा सूख जाता है। दूसरा हो गया तापमान। ठीक है, तापमान का भी असर वाष्पीकरण की दर पर पड़ता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है अगर आसपास के वातावरण का तापमान अगर बढ़ा दिया जाए या बढ़ जाए तो वाष्पीकरण की दर जो होती है वो बढ़ जाती है या तेज हो जाती है। लेकिन आसपास के वातावरण का तापमान अगर कम हो जाए तो उस स्थिति में वाष्पीकरण की दर जो होती है पहले की अपेक्षा कम हो जाती है, घट जाती है। कोई भी वस्तु को जब हम लोग गर्म करते हैं तो उसकी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जैसे आप देखोगे पानी को जब गर्म करते हैं
तो उसमें वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, यानी उसमें भाप के उठने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। वही बात है कि जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं, जैसे गीला कपड़ा को कभी कभी आग में सेंका जाता है, तो गीला कपड़ा को जब आग में सेंका जाता है तो आसपास के जो वातावरण होता है उसका तापमान बढ़ जाता है, तो उससे वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। उससे भीगा हुआ कपड़ा में मौजूद जल के कण जो होते हैं वाष्पित होकर वायुमंडल में जाना प्रारंभ हो जाते हैं और वो कपड़ा जल्दी ही सूख जाता है। हम लोग वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले तीसरे कार्य की चर्चा करेंगे, जिसे आर्द्रता कहा जाता है। आर्द्रता यानी नमी। आर्द्रता की परिभाषा कुछ इस तरह से दीजिएगा, वायुमंडल में उपस्थित जलकणों की जो मात्रा है उसे क्या कहा जाता है? आर्द्रता कहा जाता है। ठीक है। किसी अगर बारिश के दिनों में हमारे आसपास के जलाशय या फिर कह सकते हो खेत या फिर कह सकते हो मैदान या हमारे आसपास के जो क्षेत्र हैं उसमें क्या होते हैं? जलकणों की उपस्थिति बढ़ जाती है। इससे वायुमंडल में जलकणों की मात्रा बढ़ जाती है या वायुमंडल की आर्द्रता बढ़ जाती है। और वायुमंडल की आर्द्रता जब बढ़ जाती है तो उससे हमारे वाष्पीकरण की दर जो होती है प्रभावित होने लगती है। ठीक है। तो यही वजह है कि देखोगे गर्मी के दिनों में वायुमंडल में आर्द्रता कम हो जाती, जबकि बारिश के दिनों में वायुमंडल की आर्द्रता बढ़ जाती है। ठीक है। तो इस वजह से देखो कि गर्मी के दिनों में आप किसी छायादार कमरे में भी कोई भीगा हुआ कपड़ा रख दोगे तो वो बहुत जल्दी ही सूख जाता है, क्योंकि उस समय आर्द्रता कम होती है। ठीक है। लेकिन बारिश के दिनों में क्या देखते हो? बारिश के दिन में कोई भीगा हुआ कपड़ा को अगर हम लोग धूप में भी सुखाने की कोशिश करते हैं तो हल्की धूप में वो नहीं सूखना चाहता। इसका मुख्य कारण है वायुमंडल में आर्द्रता की वृद्धि। वायुमंडल में आर्द्रता के बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर जो होती है वो कम हो जाती है, और आर्द्रता में कमी आने पर क्या होती है? वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ठीक है। तो आर्द्रता से किस प्रकार से वाष्पीकरण प्रभावित हुआ ये आप लोग समझ गए। अब हम लोग इसके चौथे बिंदु पर विचार करेंगे। चौथा बिंदु है वायु की गति। ठीक है। हवा की गति पर भी वाष्पीकरण की दर निर्भर करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कभी कभी हम लोग गीले रुमाल इत्यादि को क्या करते हैं? सुखाने के लिए उसे क्या करते हैं? हवा में लहराते हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है? जब हवा में उसे लहराया जाता है तो वायु की गति जो होती है वो बढ़ जाती है, और वायु की गति जब बढ़ती है तो उससे वाष्पीकरण की गति भी बढ़ जाती है। समझ? तो वायु की गति के द्वारा भी क्या होता है? वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। कई बार की गीले कपड़े को सुखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कमरे में गीले कपड़े को अच्छी तरह से फैलाकर उसमें फैन स्टार्ट कर देते हैं, पंखा चालू कर देते हैं। तो पंखा चालू करने से क्या होता है? कमरे के आसपास की वायु में एक गति आ जाती है, उसकी गति बढ़ जाती है, और इस वजह से वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है और फिर वो कपड़ा जल्दी से सूख जाता है। ठीक है। उम्मीद करते हैं आप वाष्पीकरण की परिभाषा के साथ साथ वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले चारों कारकों के विषय में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक, नेक्स्ट रोज में इसी प्रकार का अन्य कंटेंट लेकर हम आपकी सेवा में हाजिर होंगे। फिलहाल आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।